हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल एडुसेस, जहाँ पे हम एजुकेशनल सक्सेस की बात करते हैं। आज की हमारी वीडियो सेक्शन 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट के बारे में है। तो हमारी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, ये 3 स्टेजेस में बात करी गई है, प्रपोजल की, एक्सेप्टेंस के, रिवोकेशन के स्टेज में। तो पहला स्टेज बात करता है हमारी कि प्रपोजल की कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। तो द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मतलब कि प्रपोजर पार्टी ए अगर कोई प्रपोजल निकाले, ठीक है, एंड द प्रपोजल वाज बीइंग मेड फॉर पार्टी बी, ठीक है, तो जैसे ही वो प्रपोजल पार्टी बी की नॉलेज में आएगा, एज सून एज पार्टी बी गेट्स टू नो अबाउट द प्रपोजल, वो हमारे प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल एज दैट, देयर इज नथिंग टेक्निकल इन दिस, ठीक है। While we move on to section the communication of acceptance, we'll find technicality in this. तो हमारी communication of an acceptance will be complete 2 stages में, ठीक है। अब हम इसमें 2 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे। अभी बेयर एक्ट छोड़ दो, अभी हम डायग्राम पे आएंगे, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले डायग्राम समझ लो, फिर बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझो। तो पार्टी ए के पहले हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अभी पार्टी ए क्या है, हमारा प्रपोजल है, ठीक है। तो पार्टी ए ने प्रपोजल दिया हमारा पार्टी बी को, ठीक है। अब हम एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा पार्टी बी यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक्सेप्टर। तो हमारा पार्टी बी तो देगा ना एक्सेप्टेंस अब, राइट, ठीक है, पार्टी ए को कि हाँ जो आपने प्रपोजल देता आई एक्सेप्टेड। तो हमारा पार्टी ए का पहला हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो पार्टी ए के लिए कब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी प्रपोजल की, एक्सेप्टेंस की, सॉरी, तब कंप्लीट हो जाएगी जब वो बी की पावर से बाहर निकल जाए। इमेजिन पार्टी ए ने पार्टी बी को प्रपोजल दिया, अब पार्टी बी ने बाय पोस्ट पार्टी ए को एक्सेप्टेंस अपनी कम्युनिकेट करानी सोची। अब जैसे ही वो पोस्ट एक्सेप्टेंस का पार्टी बी के पावर से बाहर निकलता है, वैसे ही वो ए के पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से उसको कम्युनिकेशन उसके लिए कंप्लीट हो जाती है एक्सेप्टेंस की, ठीक है। अब हमारे ए के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बता, अब हम बी के पॉइंट ऑफ व्यू पाएंगे कि बी के लिए कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी एक्सेप्टेंस की, तब होगी जब वो ए के नॉलेज में आएगी कि बी के बीच जो भी एक्सेप्टेंस जब ए के नॉलेज में आएगी, तब वो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट होगी। तो अब ये चीज़ याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में एक पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू या एक पार्टी की रिक्वायरमेंट तब सेटिस्फाई होती है जब वो दूसरी पार्टी के नॉलेज में आ जाए या वो दूसरी पार्टी के पावर से बाहर निकल जाए, ठीक है। इसमें ऑपोजिट पार्टी की रेलिवेंस के बारे में बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस के केस में। अब रेवोकेशन के केस में इज कंप्लीटली ऑपोजिट। अब जैसे हम एक्सेप्टेंस में अदर पार्टी की रेलिवेंस के बारे में बात कर रहे थे, रेवोकेशन में हम खुद की पार्टी के बारे में बात करेंगे। मतलब कि अब रेवोकेशन के केस में क्या है कि रेवोक कौन करेगा, ठीक है, रेवोक करेगा बी, क्योंकि बी बोलेगा कि मैंने जो आपको एक्सेप्टेंस भेजी थी मैं उसे रिवोक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रिवोक कौन करेगा, बी, ठीक है। किसको करेगा, किसके कोर्स के लिए भी करेगा, ये ए के लिए, ठीक है। एड्रेस किसको करेगा, ए को, ठीक है। तो अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से या बी के पर्सपेक्टिव से कब हमारे रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तब हो जाएगी जब वो बी के ही पावर से बाहर निकल जाएगी। मतलब कि जैसे बी ने रेवोकेशन की पोस्ट बाहर निकाल दी, वैसे बी के थ्रू रेवोक हो गया है वो कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया रेवोकेशन का। और सेम इधर कि ए के लिए कब रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, जैसे ही वो ए को ही रिसीव होगी। तो हम एक्सेप्टेंस में अदर पार्टी के बारे में बात करेंगे, रेवोकेशन में खुद की पार्टी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आप बेयर एक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। एज अगेंस्ट अ प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी द आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, ठीक है। हमने पावर की जैसे एक्सेप्टर की पावर से बाहर निकलेगी, वैसे ही वो प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट हो जाएगा। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर दैट इज पार्टी बी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, पार्टी ए के नॉलेज में जैसे आएगा वैसे ही पार्टी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट हो गया। So as against the person who makes it कौन करेगा revocation, party B that was acceptor in the case of acceptance when it is put in the course of transmission to the person whom it is being made। मतलब कि proposer की transmission में अगर course of transmission में डालेगा as to be the power out of the power of the person who makes it, मतलब कि जो revoke कर रहा है पार्टी B उसकी पावर से जैसे ही बाहर निकलेगी, किस लिए, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू रिसीव पार्टी ए, ठीक है। और वैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी पार्टी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज अगेंस्ट द पर्सन हु इट इज बीइंग मेड, मतलब पार्टी ए व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। तो पार्टी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से तभी रिवोकेशन की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी जब वो पार्टी ए के नॉलेज में आएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है जो आपको समझने पड़ेंगे सेक्शन 4 को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपरली। पहला है कि हमारा ऑफर कब वैलिड होता है। तो हमारा कोई भी ऑफर तब वैलिड होता है जब वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाता है, जब वो कम्युनिकेट हो जाता है दूसरी पार्टी को,
सिंपल एज दैट। सेकंड पॉइंट कि हमारा कम्युनिकेशन कुछ पर्टिकुलर वेज के थ्रू होता है। पहला पोस्ट के थ्रू हो सकता है, किसी ईमेल के थ्रू हो सकता है, टेलीफोन के थ्रू हो सकता है, या वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कि मुंह के वर्ड शब्दों से भी हो सकता है। इसी का हमारा एक एक्सेप्शन है इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, जिसमें हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे इंस्टेंटेनियसली हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसका आपका डिसाइड हुआ था केस लॉ भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड अदर्स 1966, ठीक है। जिसमें हमारा ये बोला गया था कि हमारी इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब वो कंप्लीटली हर्ड हो और अंडरस्टूड हो दूसरी पार्टी के थ्रू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी को समझ नहीं आया, आपकी ग्लिच हो रही है वॉइस और आपके टूवर्ड्स वो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट शुड बी क्लियरली हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय द अदर पार्टी। एंड हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो शुड बी ईदर रिटन और ओरल, ठीक है। और हमारी साइलेंस को एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा, और हमारी एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट नॉट कंडीशनल। एब्सोल्यूट होगा तो ही एक्सेप्टेंस माना जाएगा। उसमें अगर मैंने कोई कंडीशन लगा दी तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा। जैसे कि मैं पार्टी ए पार्टी बी को बोलूँ कि आपको मैं एक चीज़ बेचना चाहती हूँ, पार्टी बी बोले कि मैं आपकी वो चीज़ तो खरीद लूँगी मगर आपको मुझे उस चीज़ के साथ एक और चीज़ देनी पड़ेगी। तो उसने मेरा वो एक चीज़ खरीदने के लिए एक्सेप्टेंस नहीं दी है, उसने क्या किया, काउंटर ऑफर कर दिया कि अब आप मुझे 2 चीज़ें बेचोगे, उसके रिगार्डिंग मैं आपको इतना पैसा दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसी कंडीशन लग गई तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट, ठीक है, नो इफ नो बट, डायरेक्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है। और रेवोकेशन हमारा फोर्थ पॉइंट इज द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जहाँ पे हमारा टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, ओवर हो जाए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, किससे पहले, इससे पहले कि वो फाइनलिटी को अटेन कर ले, कंक्लूड हो जाए, मतलब कंक्लूड नहीं, मतलब उसको फाइनलिटी मिल जाए, ठीक है, रिकग्निशन मिल जाए प्रॉमिसर या पॉलिसी के बीच में, ठीक है, तो उसे हम रेवोकेशन मान लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको सेक्शन 4 के रिगार्डिंग बता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो फॉरवर्ड टू योर फर्दर टू योर फ्रेंड्स। Bye bye guys, best of luck for your exams.